Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on my YouTube channel Chemistry Classes for You। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में कि कंसंट्रेशन टर्म्स कितनी यूज़फुल हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए, और सॉल्यूशन के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज कहाँ करते हैं, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए किया जाता है या किसी पर्टिकुलर सोल्यूट के लिए किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो 11th के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th की बात करें तो 12th चैप्टर सॉल्यूशन में भी आप इन्हें दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स है क्या, उसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसके दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक कंपोनेंट हमारा सोल्यूट होता है, दूसरा कंपोनेंट हमारा सोलवेंट है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट सोल्यूट है, कौन सा कंपोनेंट हमारा सोलवेंट है, तो वो पता किया जाता है अमाउंट के बेस पर या उसकी परसेंटेज के। अगर कोई कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है तो उस कंपोनेंट को हम सोलवेंट बोलते हैं, अगर कोई कंपोनेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सोल्यूट होता है। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं हमारे, एक कंपोनेंट है सोलवेंट और दूसरा कंपोनेंट है हमारा सोल्यूट। अगर आप सोलवेंट की बात करते हैं तो सोलवेंट वो कंपोनेंट है जो लार्जर अमाउंट में हो या उसकी जिसकी परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो। तो सोलवेंट के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि दैट कंपोनेंट which is present in larger amount, उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम, सोलवेंट। अगर हम सोल्यूट की बात करें तो उस कंपोनेंट को सोल्यूट कहा जाएगा जो लेसर अमाउंट में हो, जिसकी परसेंटेज कम हो। द कंपोनेंट which is present in lesser amount उस कंपोनेंट क्या बोलेंगे हम, सोल्यूट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, एक सोलवेंट और एक सोल्यूट। अब बात आती है जो टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स, उसका यूज कहाँ करेंगे हम। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है वो कौन बताएगा, वो टर्म्स एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। दो टाइप की टर्म है हमारी, वो पहली मास रिलेटेड, दूसरी हमारी वॉल्यूम रिलेटेड। अगर मास रिलेटेड की बात करें तो जो मास रिलेटेड होंगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, और जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। तो बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की है क्या वो, और उनके टाइप्स, वो कितने टाइप्स की हैं। तो टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर आप कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें, एक्सप्लेन क्या करती हैं ये, तो कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, की कितनी अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है इन अ सॉल्यूशन, वो कौन एक्सप्लेन करेगा, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a solution। सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है वो कौन एक्सप्लेन करेगा, ये टर्म्स एक्सप्लेन करती हैं। दो टाइप की हैं, एक मास रिलेटेड, दूसरी आपकी वॉल्यूम रिलेटेड। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं इसके। एक है आपका वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरी टर्म है हमारी मास रिलेटेड। एक है वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरी है मास रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड होगी वो टेम्परेचर क्या होगी, इंडिपेंडेंट। जो वॉल्यूम रिलेटेड है वो क्या होगी आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो मास रिलेटेड होगी वो होगी हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहली अगर वॉल्यूम रिलेटेड टर्म की बात करें तो वो है हमारी परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज।
पहली है वॉल्यूम रिलेटेड परसेंटेज बाई वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम रिलेटेड है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। सेकंड है हमारी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी। और फोर्थ वॉल्यूम रिलेटेड है नॉर्मेलिटी। ठीक, ऐसे ही अगर आप मास रिलेटेड की बात करें तो मास रिलेटेड भी चार है हमारे पास। पहली है परसेंटेज बाई मास या मास परसेंटेज। तो मास रिलेटेड की अगर आप पहली टर्म की बात करें तो है परसेंटेज बाई मास या मास परसेंटेज बाई मास। दूसरी टर्म की अगर आप बात करें तो दूसरी है हमारे पास मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन। सेकंड क्या है हमारी मोल फ्रैक्शन, ये भी मास रिलेटेड है। और थर्ड मास रिलेटेड है मोलैरिटी। और फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स जो मास रिलेटेड है वो है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, पीपीएम। तो दो टाइप की टर्म थी हमारे पास, एक वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरी थी मास रिलेटेड। जो मास रिलेटेड है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और जो वॉल्यूम रिलेटेड है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी वो बेस्ट होंगी क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर कंडीशन पर उनके वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं हम इनकी, डिस्कस करते हैं बारी बारी से कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है और किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और किस टाइप से आपको वो हैंडल करने हैं। तो बात करेंगे पहले वॉल्यूम रिलेटेड की। चार हमारे पास वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ वॉल्यूम रिलेटेड। और वॉल्यूम रिलेटेड में भी सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है हमारी परसेंटेज बाई वॉल्यूम। सबसे पहली है हमारी परसेंटेज बाई वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम परसेंटेज स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से। अगर आप स्मॉल नोटेशन की बात करें तो स्मॉल नोटेशन यूज होगी यहाँ पर सोल्यूट के लिए, और जो कैपिटल नोटेशन हम यूज कर रहे हैं वो यूज होगी सॉल्यूशन के लिए। तो पर स्मॉल v का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। कैपिटल V का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। परसेंटेज का मतलब 100 से है तो इसलिए 100 की मल्टीप्लाई कर दी है। अगर आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें किस टाइप से आपको करना है तो देखते हैं। न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, इससे रिलेटेड। ए सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड by 5 ml of C2H5OH in 95 ml of H2O। हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें 5 ml एथेनॉल का सॉल्यूशन है वो, और कितने में डिसोल्व किया आपने उसे 95 ml ऑफ H2O में। तो कौन इसमें सोल्यूट होगा, कौन इसमें सोलवेंट होगा, सबसे पहले तो वही आइडेंटिफाई करना है आपको। तो ज़्यादा अमाउंट में जो होगा वो सोलवेंट है और जो कम अमाउंट में वो क्या है, सोल्यूट है। तो सॉल्यूशन करने से पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सोलवेंट है। सोल्यूट क्या है हमारा C2H5OH और सोलवेंट क्या है H2O, क्योंकि H2O ज़्यादा अमाउंट में है और C2H5OH क्या है, कम अमाउंट में है। तो वॉल्यूम सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 5 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होगा 5 ml। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ
सोलवेंट की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट है यहाँ पर 95 ml। अब फॉर्मूला में दो के वॉल्यूम चाहिए, एक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और दूसरा किसका वॉल्यूम होना चाहिए, सॉल्यूशन का। लेकिन हमारे पास सोल्यूट का वॉल्यूम तो है लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, तो सॉल्यूशन का कैसे निकलेगा। आप सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। तो यदि आप सोल्यूट और सोलवेंट के वॉल्यूम को ऐड कर दें तो वॉल्यूम मिल जाएगा हमें सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। अगर आप सोल्यूट के वॉल्यूम की बात करें तो 5 ml है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट की बात करें तो 95 ml है। तो कितना आ गया ऐड करके 100 ml। ठीक, और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे लिख लेना, लिखा नहीं है। देन कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज, देन कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ऊपर वो सोल्यूट का वॉल्यूम होता है, नीचे सॉल्यूशन का। तो परसेंटेज स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है हमारा 5 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml इंटू 100, यह जाएगा आपका 5%। ठीक, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। इस टाइप से इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। दोनों वॉल्यूम आपको पहले जो भी क्वेश्चन मिले आपको, तो सबसे पहले आप सोल्यूट और सोलवेंट को आइडेंटिफाई करिए, कौन सोल्यूट है कौन सोलवेंट है। उसके बाद वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है या नहीं है वो भी चेक करना है आपको। कभी आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जगह 95 ml ही पुट कर दें, तो ध्यान रखना ये चीज़ें। अब इसके बाद सेकंड वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है हमारी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। सेकंड टर्म है हमारी वॉल्यूम रिलेटेड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है और किस टाइप से इसका डाटा आपको मिलेगा क्वेश्चन में, तो देखें। सेकंड वॉल्यूम रिलेटेड है हमारे पास परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल V से। स्मॉल w का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट है, कैपिटल V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फॉर्मूला बना सकते हैं हम यहाँ पर भी। w का मतलब स्मॉल w का वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि स्मॉल नोटेशन किसके लिए है, सोल्यूट के लिए। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन कैपिटल V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100। ये फॉर्मूला है इसका। देखिए कभी कभी ये जो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है या वॉल्यूम परसेंटेज है, ये किसी क्वेश्चन में डाटा के रूप में दिए हुए होते हैं, कोई डाटा छुपा हुआ होता है इनमें। जैसा हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर आपको क्वेश्चन में किसी ये दिया हुआ है 10% W अपॉन V, इस बात का मतलब क्या है, 10% W अपॉन V अगर दिया हुआ है तो इससे आप क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं, क्या डाटा इसमें छुपा हुआ है, देखते हैं। तो 10% W अपॉन V का मतलब है ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे है। ठीक है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है, 10 ग्राम सोल्यूट है, और V का मतलब है, V का मतलब इस परसेंटेज से है, तो इसका मतलब 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। 10 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, W का डायरेक्ट रिलेशन इस वैल्यू से है जो यहाँ गिवन है, और जो V है इसका रिलेशन इस परसेंटेज से है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, और V की यूनिट क्या होती है ml। तो इसका मतलब क्या है, टोटल ml मतलब निकला इसका कि जो 10 ग्राम सोल्यूट है वो 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट, 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे ही अगर कोई दूसरा डाटा दिया हुआ है, आपसे कहा जाए कि हमारे पास 30%, यहाँ पे तो परसेंटेज के रूप में दे दिया, लेकिन अगर लिख के दे दे कि 30% वेट बाई वॉल्यूम है हमारे पास, वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज प्रेजेंट है सपोज,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 30 वेट बाई वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख दें, या वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है W अपॉन कैपिटल V। तो किसका मतलब क्या है कि 30 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है कितने सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में। तो इस बात का क्या मतलब है यहाँ पर कि 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस टाइप के जो डाटा है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिए हुए होता है। जब हमसे आगे पढ़ोगे आप, जब मोलरिटी या नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कराता है तो वो डायरेक्ट डाटा ना देके इस टाइप की फॉर्म में दे देता है वो कभी कभी। तो ये भी समझना जरूरी है कि इनका मतलब क्या है। 10% W अपॉन V लिखा हुआ है तो इस बात का क्या मतलब है, या 30% वेट बाई वॉल्यूम या 30% W अपॉन V लिखा हुआ है तो आप इससे किस टाइप का डाटा निकाल सकते हैं बाहर। इसके अलावा वॉल्यूम परसेंटेज भी इस टाइप से लिखी होती है, जो पहले पढ़ी है हमने, उसका भी कुछ डाटा इसी टाइप से लिखा हुआ होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो देखते हैं उसे भी। ऐसे ही अगर वॉल्यूम परसेंटेज के लिए लिखा हुआ हो, अगर वॉल्यूम परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे हमसे कहा हुआ है कि हमारे पास 15% V अपॉन कैपिटल V प्रेजेंट है किसी का ऑफ C2H5OH, इसका डाटा हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि 50, देखिए इस बार ऊपर भी V है नीचे भी V है, इसका मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसका तो इससे रिलेशन होगा, और जो कैपिटल VS का रिलेशन इस परसेंटेज से होगा। तो 15 ml ऑफ C2H5OH किस में प्रेजेंट होगा, 100 ml ऑफ द वॉल्यूम। तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि 15 ml ऑफ C2H5OH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये। तो ये आइडिया मिलता है इन परसेंटेज से, और इन परसेंटेज पे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी या मोलरिटी के, उनमें इस टाइप का डाटा दिया हुआ रहता है। तो वहाँ से किस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालनी है वो चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की, जो वॉल्यूम रिलेटेड है, और वो है हमारी मोलरिटी। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलरिटी। मोलरिटी की अगर हम बात करें तो मोलरिटी डिफाइन कैसे करेंगे आप, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मोलरिटी का मतलब है किसी भी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन अगर आप बात करते हैं तो उसका मतलब आप मोलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in per liter of the solution present in per liter of the solution is known as molarity, और मोलरिटी की अगर आप बात करें तो उसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आगे लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। और यदि आप इसके फॉर्मूले की बात करें तो मोलरिटी इक्वल टू होता है हमारा, मोलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, किस में होना चाहिए, लीटर में। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में आएगा आपका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को आप N से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को आपने V से किया, और V किस में होना चाहिए, लीटर में।
तो फाइनली मोलरिटी का ये फॉर्मूला होगा। अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल और वॉल्यूम की यूनिट क्या है लीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर, यूनिट होगी मोलरिटी की मोल पर लीटर। ठीक है, इसे और ओपन कर सकते हैं आप। मोलरिटी को आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम इक्वल टू होगा N/V है हमारा, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो N की जगह क्या रख सकते हैं आप, W मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका V। ये फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि N इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो N की जगह अगर हम ये रख दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा ये। तो इस टाइप से मोलरिटी है, इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर अगर आप सॉल्यूशन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप मोलरिटी की बात कर रहे हैं, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, फॉर्मूला ये है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिले उसमें कितना मास गिवन है, मोलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। इसके अलावा जो वॉल्यूम है आपको मोस्टली मिलीलीटर में दिया हुआ होगा, ml में, वो किस में चेंज करना है आपको, लीटर में। तो बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। देखिए इसका न्यूमेरिकल, क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट द मोलरिटी, calculate the molarity if a solution was prepared by 60 gram of glucose in 500 ml of the solution। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसमें हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखें आप इसमें क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। तो जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले ये लिख लें कि क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। तो एक तो हमें क्या दिया हुआ है, 60 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, और कितने ml सॉल्यूशन में, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब 60 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ml। तो क्या क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है, W का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है आपको 60 ग्राम। और अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करें तो 6 इंटू एक कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 12 इंटू एक हाइड्रोजन का 1 और 6 इंटू एक ऑक्सीजन का 16, तो यह आ जाएगा आपका 180। ये मोलर मास है ग्लूकोज का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 500 ml। बस आपको फॉर्मूला लगाना है किसका, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लें और जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दें। और वॉल्यूम की कंडीशन है, वॉल्यूम किस में होना चाहिए आपका, लीटर में। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें यहाँ पर आप। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपका 60 ग्राम, मोलर मास आपका 180, तो ये आ जाएंगे आपके 1/3 मोल। तो n की जगह रखेंगे आप 1/3, v की जगह 500, लेकिन ml में है और ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा आपका 2/3 या 0.66 मोल पर लीटर। ये यूनिट है मोलरिटी की। ये यूनिट किसकी है, मोलरिटी की। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है मोलरिटी पे। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है हमारी जो वॉल्यूम रिलेटेड है, ये मोलरिटी थी। अगर आप नॉर्मेलिटी की बात करें और मोलरिटी की, थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलरिटी में आप कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, लेकिन अगर आप नॉर्मेलिटी की बात करें वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, वो आपको सीखना है।
ठीक है। तो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी जो वॉल्यूम रिलेटेड है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से इसे डिनोट करते हैं आप, कैपिटल एन। क्या लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे आप, नॉर्मेलिटी। ठीक, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे क्या बोलेंगे आप, नॉर्मेलिटी, इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ठीक, डिनोट करते हैं इसे कैपिटल एन से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। और अगर आप फॉर्मूले की बात करें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की बात करें तो नॉर्मेलिटी होगी हमारी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और अपॉन में लिखेंगे आप वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करने हमें आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। तो अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर हम मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारा गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स में आप गिवन मास अपॉन मोलर मास लेते थे, यहाँ पर क्या लेंगे आप, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ये होंगे हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन आपका ये है कि इक्विवेलेंट मोलिकुलर मास तो आप कैलकुलेट करना जानते हैं अगर कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला है। अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, तो मोलर मास को उसके वैलेंसी फैक्टर से, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इससे डिवाइड कर दें आप तो क्या मिल जाएगा आपको, इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मेलिटी जब आप कैलकुलेट करें तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम आपको गिवन होगा, बस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है बाय द डिवाइडेशन ऑफ 1000। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना कैसे है, तो जो भी मास है सबसे पहले आप इक्विवेलेंट मास निकाल लें। अगर आपका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो जाता है उसको गिवन मास से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब एक न्यू फैक्टर आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, वैलेंसी फैक्टर होता क्या है। तो अगर आप वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो एसिड, बेस और सोल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से आप वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी फैक्टर में एसिड के लिए, कि एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले होगा आपका वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड, वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर बात करेंगे पहले हम एसिड के लिए, फॉर एसिड्स। तो अगर आप एसिड की बात करें, किसी भी एसिड में आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर एसिड ने कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस किए। जितने भी एसिड, वो जितने भी H+
डोनेट करेगा या डिस्प्लेस करेगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो एसिड के लिए क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर का मतलब है द नंबर ऑफ डिस्प्लेस H पॉजिटिव आयंस, वो जितने भी H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस करे दैट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, यही वही क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर HCl है, जब HCl का आयोनाइजेशन करते हैं तो HCl ब्रेक होता है H प्लस में और Cl माइनस में, तो एक H प्लस दिया इसने तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। ऐसे ही अगर आप H2SO4 की बात करें यहाँ पर तो H2SO4 में कितने मिलते हैं आपको 2H पॉजिटिव और प्लस के SO4 माइनस 2H पॉजिटिव बाहर निकाले हैं इसने, तो वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 2। इसके अलावा अगर आप H3PO2 की बात करें, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें देख के लग रहा है कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या है इसके एसिडिक हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। इसकी स्ट्रक्चर से ही पता चलता है कि इसके कितने हाइड्रोजन एसिडिक हैं और कितने हाइड्रोजन इसके नॉन एसिडिक हैं। इसे समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर हमारे पास कोई एसिड है और एसिड से जब एक H प्लस बाहर निकल जाता है तो जो भी स्पीसीज बनती है उसे क्या बोलते हैं आप, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ठीक। और किसी भी एसिड की एसिडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो H प्लस निकालने के बाद जो बना हुआ स्पीसीज है, जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, वो स्टेबल है या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगी उसकी एसिडिटी। तो कोई भी एसिड अपना H प्लस जब बाहर निकालेगा जब उसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या हो, स्टेबल। अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा और फिर से क्या कर लेगा, H प्लस को एक्सेप्ट। इसका मतलब उसका वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं था, ठीक है। तो वही कहानी है यहाँ पर H3PO2 की। तो अगर आप H3PO2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम चूज करना है यहाँ पर कि कौन सा सेंट्रल एटम होगा। तो जो सबसे कम नंबर में होगा वही सेंट्रल एटम है यहाँ पर। तो H का कितना नंबर है 3, ऑक्सीजन के कितने नंबर है 2, लेकिन फॉस्फोरस के कितने नंबर है 1। तो फॉस्फोरस क्या है यहाँ पर, सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर इधर बना देते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखें आप और उस सेंट्रल एटम से एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ओके की हेल्प से अटैच कर दें। तो एक ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड ओ की हेल्प से क्या कर दिया है, अटैच। इसके अलावा जितने भी ऑक्सीजन बचे उन ऑक्सीजन को आपको हाइड्रोजन के साथ अटैच करके लिखना है। तो एक ऑक्सीजन तो हमने डबल बॉन्ड से अटैच कर दी, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बची, उस ऑक्सीजन को आपको हाइड्रोजन के साथ अटैच करना है। तो क्या होगा यहाँ पर OH, ठीक। तो हमने दोनों ऑक्सीजन को अरेंज कर दिया, एक फॉस्फोरस को अरेंज कर दिया, एक हाइड्रोजन को अरेंज कर दिया, बचे क्या 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन को आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दें। ये स्ट्रक्चर है H3PO2 की। अब बात करते हैं कि ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक होंगे या 2 होंगे या 1 होगा, ठीक है। इस पर यह कॉन्सेप्ट काम करेगा, किसी भी एसिड का, कोई भी एसिड अपना H प्लस जब बाहर निकालेगा जब उसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। वही कहानी यहाँ पे है। तो यहाँ क्या होगा, जब सपोज अगर ये वाला H प्लस यहाँ से जाता है, अगर ये H यहाँ से बाहर निकले तो जब भी ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ये जो बॉन्ड है वो किसके ऊपर छोड़ के जाएगा, इस बॉन्ड को, एक मिनट, अगर ये H प्लस यहाँ से बाहर निकल रहा है तो वो अपना बॉन्ड छोड़ के जाएगा फॉस्फोरस के ऊपर। और H प्लस जाने के बाद यहाँ पर जो कहानी होगी वो होगी इस टाइप की, और फॉस्फोरस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या बना है, इस H प्लस निकलने के बाद ये जो स्पीसीज बनी है ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और फॉस्फोरस इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो क्या कर ले, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर ले। मतलब H प्लस निकलने के बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और किस फॉर्म में आ जाएगा वापस, इसी फॉर्म में। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ऐसे ही इसके केस में होगी कहानी, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वो फॉस्फोरस के ऊपर छोड़ेगा अपने, फॉस्फोरस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और इस H प्लस के जाने के बाद फॉस्फोरस से जो बना हुआ नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं होगा, तो ये H प्लस भी दोबारा एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक नहीं है। लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें जो ऑक्सीजन के साथ है, तो जब ये H यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो
बॉन्ड छोड़ के जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर जब वो बॉन्ड छोड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, एसिडिक है। ओनली यही हाइड्रोजन क्या है यहाँ, एसिडिक। ठीक, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, नॉन एसिडिक। इसका मतलब अगर आप H3PO2 की बात करें तो ये केवल एक ही H+ बाहर निकालता है, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। ठीक, ऐसे ही अगर हम H3PO3 की बात करें, ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर बननी है H3PO3 की भी। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को लिख दें आप, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से अटैच कर दें। जो बचे हुए ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन बचे हैं यहाँ, 2, उन दोनों ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ अटैच करना है। तो OH और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो ऐसे लिख दिया हमने। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है वो तो एसिडिक होंगे, पीछे हमें देखा है अभी हमने। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या है, नॉन एसिडिक है, ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाहर जाने से जो फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबलाइज नहीं कर सकता फॉस्फोरस, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। यहाँ पर केवल 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक हैं, एक ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है यहाँ, एसिडिक। और अगर यही 2 हाइड्रोजन एसिडिक हैं, इसका मतलब H3PO3 कितने H पॉजिटिव बाहर निकालेगा, 2। इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं H3PO4 की। तो अगर आप H3PO4 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो उसी तरीके से करनी है। सबसे पहले सेंट्रल एटम चूज करेंगे, क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड O से अटैच करना है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से अटैच करना है। जितने भी ऑक्सीजन बचे हुए हैं सभी को आपको हाइड्रोजन के साथ अटैच करके लिखना है। तो 3 ऑक्सीजन बचे, OH और OH। ठीक, तो 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं हमारे, तो तीनों हाइड्रोजन इस बार ऑक्सीजन के साथ हैं, तो तीनों ही हाइड्रोजन क्या होंगे, एसिडिक। तीनों ही हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक। इसका मतलब H3PO4 का जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 3H पॉजिटिव डोनेट करता है, इसका मतलब उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3। तो किसी भी एसिड के लिए आपको ये चेक करना है कि वो कितने H पॉजिटिव डोनेट करता है। वो जितने H पॉजिटिव डोनेट करेगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बेस के लिए, कि बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। या आप ऐसे, अगर कोई एसिड है, पहले एसिड का देख लें आप किस तरीके से, बाद में बात कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बेस के लिए, 4 बेस। बेस में आपको ये चेक करना है कि अगर आपको कोई भी बेस दिया हो, वो गिवन है, और बेस का आप वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये देखना है कि वो जो भी पर्टिकुलर बेस है वो कितने OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस करता है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। जितने नंबर ऑफ OH माइनस वो डिस्प्लेस करेगा। तो अगर आप बेस के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, वैलेंसी फैक्टर का मतलब है द नंबर ऑफ डिस्प्लेस OH माइनस आयन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करें, अगर आप NaOH की बात करते हैं तो NaOH को जब आप आयनाइजेशन कराते हैं तो वो बनाता है Na+ और OH माइनस। तो कितने OH माइनस बाहर निकाले इसने, 1। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा इसका, 1। ऐसे ही अगर आप MgOH की होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जब इसका आयनाइजेशन होता है तो बनाता है ये Mg+2 और 2OH नेगेटिव। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। ऐसे ही अगर आप AlOH की होल थ्राइस की बात करें तो होगा आपका Al+3 और 3OH नेगेटिव। इसका वैलेंसी फैक्टर 3OH नेगेटिव इसने डोनेट करें तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसमें 2 है तो 2 है। इसने 3OH नेगेटिव डोनेट किए हैं तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3। तो ये कहानी थी किसकी, बेस की, कि बेस में आप कैसे पता करेंगे, OH माइनस की हेल्प से। जितने OH माइनस वो डोनेट करेगा उतना ही क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। अब थर्ड जो बात करनी है हमें वो है हमारा सोल्ट, कि कोई भी पर्टिकुलर सोल्ट में हम कैसे पता करेंगे कि उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। तो थर्ड बात करनी है हमें
सोल्ट के बारे में, सोल्ट क्या है जनरली। थर्ड है हमारा 4 सोल्ट, और सोल्ट में आपको ये देखना है कि सोल्ट के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, जितना उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे क्या लिख सकते हैं आप सोल्ट में, वैलेंसी फैक्टर का मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ही क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे अगर आप NaCl की बात करें या MgCl2 की बात करें हम, या AlCl3 या SnCl4, तो जब इनका आयोनाइजेशन होता है तो Na क्या बनाता है, Na प्लस और Cl माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। ऐसे ही जब MgCl2 का आयोनाइजेशन होता है तो Mg प्लस 2 और प्लस के 2Cl नेगेटिव, यहाँ पर होगा आपका Al प्लस 3 और 3Cl नेगेटिव, यहाँ बनेगा आपका Sn प्लस 4 और 4Cl नेगेटिव। ठीक, देखिए कितना कितना पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप Mg की बात करें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। ऐसे ही Al पे कितना चार्ज है प्लस 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 3, और Sn पे चार्ज है आपका प्लस 4, Sn पे चार्ज है प्लस 4, तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 4। तो हमने बात कर ली तीनों के लिए। एसिड के लिए आपको नंबर ऑफ H प्लस कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बेस के लिए बात करें तो बेस के लिए क्या पता करना है आपको कि कितने नंबर ऑफ OH माइनस डोनेट किए हैं, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। और तीसरी बात की है हमने सोल्ट के लिए, सोल्ट में आपको ये चेक करना है कि जो भी पर्टिकुलर सोल्ट है उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ही क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। अब बात करते हैं कि अगर वैलेंसी फैक्टर हमें पता है तो वैलेंसी फैक्टर से हम इक्विवेलेंट मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, जैसा हमसे कहने लगे कि हमारे पास HCl है या हमारे पास H2SO4 है, हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, पहले वो कैलकुलेट कर लें आप। मोलर मास होगा H2SO4 का 2 हाइड्रोजन का 2, एक सल्फर का होता है 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 का कितना होगा 64, तो इसका आ जाएगा आपका 98 ग्राम पर मोल। ठीक, इसके अलावा अगर आप HCl के मोलर मास की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होगा और Cl का होगा 35.5, ये हो जाएगा हमारा 36.5। तो अगर हम HCl का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है हमारा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कितना है 36.5 और वैलेंसी फैक्टर कितना है, HCl का अभी पढ़ा था हमने H प्लस डोनेट करता है ये केवल, और अगर एक ही H प्लस डोनेट करता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 36.5। लेकिन अगर हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 में अगर हम H2SO4 के इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करें तो क्या होगा, मोलर मास अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर। और H2SO4 को जब आपने आयोनाइजेशन किया था तो मिला था आपको 2H पॉजिटिव और SO4 माइनस 2, तो कितने H पॉजिटिव डोनेट करे 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। तो यहाँ पे कितने से डिवाइड कर देंगे आप 98 को 2 से, तो 49। इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। अगर वैलेंसी फैक्टर पता हो तो आप आसानी से उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन की कि किस तरीके से आपको नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन हैंडल करना है। तो सारी चीज़ें आपने बारी बारी से सीख ली हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बहुत सारे स्टेप हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। तो हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारे पास, ए सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, ए सॉल्यूशन was prepared by
3.15 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड in 500 ml of the solution. Then calculate the normality. ठीक, तो सबसे पहले स्टेप टू स्टेप आपको इसमें मूव करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड क्या है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करें, फॉर्मूला होता है इसका COOH इंटू 2H2O, और इसके मोलिकुलर मास की बात करें तो 126 इसका मोलिकुलर मास है। ये क्या है इसका मोलिकुलर मास। ठीक, और आप इसका अगर वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वैलेंसी फैक्टर आप इसका इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। जब इसका आयोनाइजेशन किया जाता है तो ये बनाता है COO नेगेटिव और 2H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव बाहर निकाले इसने? 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। वैलेंसी फैक्टर होगा इसका 2। ठीक, मोलर मास आपको पता चल गया, वैलेंसी फैक्टर आपको पता है। गिवन मास कितना है? 3.15 ग्राम। तो देखें, सबसे पहले आप कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट कर लें आप यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास है 126 और वैलेंसी फैक्टर है 2, तो कितना जाएगा? 63। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा आपका गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास है हमारा 3.15 और इक्विवेलेंट मास हमारा आया है 63। पॉइंट हटाइए। ठीक, तो अगर हम इसे सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 315 अपॉन 63 और इनटू में 100। ये होगा हमारा 1/20। 1/20 अगर कैलकुलेशन करें हम इसकी तो ये क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपने कैलकुलेट कर लिए हैं तो वॉल्यूम गिवन है आपको 500 ml। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 1/20 और अपॉन में क्या लेते हैं? वॉल्यूम। लेकिन होना किस में चाहिए? लीटर में, लेकिन यहाँ किस में है? मिलीलीटर में। तो क्या करेंगे आप? 500 को डिवाइड, या तो डिवाइड करें यहाँ ml को लीटर में चेंज करने के लिए, या इस 1000 को कहाँ लिख दें? ऊपर। ठीक, तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका? 2 से 10 बार ही आ जाएगा आपका 0.1। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई हमारी? 0.1। तो हमने क्या करा? ऑक्जेलिक एसिड गिवन था हमारे पास। ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास 126 होता है। ऑक्जेलिक एसिड का जब हम आयोनाइजेशन करते हैं तो वो बनाता है ये H और ये H दोनों ही एसिडिक हैं, दोनों H पॉजिटिव बाहर निकालता है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। इक्विवेलेंट मास की अगर आप बात करें तो कितना होगा? 63। 126 इसका मोलर मास है और वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इक्विवेलेंट मास, गिवन मास है आपके पास 3.15 और इक्विवेलेंट मास आया था हमारा 63। इसे सोल्व करने के बाद कितना आया? ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए हमारे 1/20। तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाया। क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आए आपके 1/20 और वॉल्यूम कितना है हमारा? 500 ml। ml को लीटर में चेंज करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड करा, या तो डिवाइड कर दें या ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो कितनी आ गई नॉर्मेलिटी? 0.1। तो ये कहानी थी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स की, कि कौन कौन सी टर्म्स जो है हमारी वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं। और इतना ध्यान रखना आप कि जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होंगी वो क्या होंगी? हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। टेम्परेचर कंडीशन से उनकी जो स्ट्रेंथ है या उनकी मोलरिटी है या नॉर्मेलिटी है,
ठीक है, या वॉल्यूम परसेंटेज है, सभी। इसके बाद हम बात करेंगे मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म की, कि जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो कितनी हैं और किस किस टाइप के उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास रिलेटेड में परसेंटेज बाय मास या वेट परसेंटेज। तो दूसरी टाइप की जो टर्म थी हमारी वो थी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मास रिलेटेड टर्म, और जो मास रिलेटेड होंगी वो क्या होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले अगर हम मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो पहली है उसमें हमारी परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, और परसेंटेज बाय मास को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। स्मॉल w का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट और कैपिटल W का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला बना सकते हैं हम इसका यहाँ पर। तो फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज बाय मास है ये भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसमें डाटा के रूप में यूज की जाती है। जैसे अगर आपको कोई डाटा गिवन हो इस टाइप का, जैसा एग्जांपल लें अगर हमें यही लिखा हुआ है कि 20% W/W हमारे पास यूरिया प्रेजेंट है NH2CONH2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 20 ग्राम यूरिया है और कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम, क्योंकि जो ये है इसका मतलब तो इससे है और जो परसेंटेज है उसका मतलब यहाँ से है। तो ऊपर वाला W किसके ले लेते हैं आप, सोल्यूट के लिए, और जो नीचे वाला W है वो किसके ले लेंगे आप, सॉल्यूशन के। तो जो कैपिटल W उसका मतलब तो 100 ग्राम होगा और जो स्मॉल W उसका मतलब 20 ग्राम होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो लिख सकते हैं आप कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमेशा डाटा में ही मिलेंगी आपको 2-3 कंसंट्रेशन टर्म जो थी हमारी, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम या मास परसेंटेज। इनका जो यूज़ है वो डाटा के रूप में ही होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। जो न्यूमेरिकल होते हैं हमारे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी के, या आप 12th में जब पढ़ते हैं या 12th में जब हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो 12th में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ये डाटा यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्ट डाटा ना देके इस टाइप का नोटेशन दे देते हैं, इस टाइप की जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी जो मास रिलेटेड टर्म है हमारी वो है मोल फ्रैक्शन। जनरली मोल फ्रैक्शन एक रेशो है नंबर ऑफ मोल्स का विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन है क्या, ये पहली थी। अगर आप दूसरी टर्म की बात करें जो मास रिलेटेड है वो है हमारी मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन है क्या, पहले तो ये डिस्कस करेंगे और किस टाइप से उसकी कैलकुलेशन की जा सकती हैं। तो मोल फ्रैक्शन एक रेशो है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसके बारे में हम कि इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component with respect to the total number of moles of solution। किसी भी एक कंपोनेंट के मोल का सॉल्यूशन के मोल के रेस्पेक्ट में जो रेशो होगा उसे ही क्या बोलेंगे हम, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरी बात इसे डिनोट किया जाता है एक्स से, इट इज़ डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। ठीक, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और एक बी है। किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ए और एक बी। ठीक है, जैसे ऐसे लिख लें आप, कोई एग्जाम्पल इस टाइप से लिख सकते हैं। कोई सॉल्यूशन है हमारे पास और सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी। ठीक है, जो ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है हमारे पास Na और जो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है हमारे पास Nb। ठीक, और हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं किसका, ए कंपोनेंट का। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर रखते हैं और नीचे क्या उसके रेस्पेक्ट में क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्स ए मतलब जिसका ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ए के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और नीचे क्या आएंगे, टोटल मोल, मतलब ए के भी मोल और बी के भी। दूसरा, अगर आप एक्स बी मतलब बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे किसके रेस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एन बी और नीचे लेंगे आप टोटल मोल एन ए और एन बी। दूसरी बात यह है कि जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ऐड करके दोनों को अगर ऐड कर दें हम तो क्या आ जाएगा, 1। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन है बाइनरी तो दो ही कंपोनेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लें और दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप, उसे 1 में से माइनस करके यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा आपको। क्या रिलेशन मिलेगा, सपोज अगर आपने एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया है तो आप एक्स बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब आप एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लें और एक्स बी का क्या निकालने के लिए क्या करें, उसे 1 में से माइनस कर दें। ये चीजें आपको न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगी। देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल है आपका मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ए सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, ए सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड by 64 ग्राम ऑफ मैथेनॉल, मैथेनॉल मतलब CH3OH एंड 46 ग्राम ऑफ C2H5OH। then calculate the mole fraction of each component, then calculate the mole fraction of each component। क्या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सभी का। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक 64 ग्राम CH3OH है और दूसरा कंपोनेंट है 46 ग्राम ऑफ C2H5OH। तो जो सॉल्यूशन देखें आप इसका, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है यहाँ उसमें कितने कंपोनेंट हैं, 2। एक कंपोनेंट आपका 64 ग्राम CH3OH है और दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका, 46 ग्राम CH3OH है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपको CH3OH का भी कैलकुलेट करना है और आपको मोल फ्रैक्शन C2H5OH का भी कैलकुलेट करना है। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको कैलकुलेट करने होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH कैलकुलेट करें तो CH3OH और C2H5OH का क्या चाहिए, मोलर मास हमें चाहिए। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। अगर आप CH3OH की बात करें तो इसका मोलर मास होगा, कार्बन का होगा 12, 4 हाइड्रोजन है और 16, तो ये आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा CH3OH का मोलर मास। ऐसे ही अगर हम C2H5OH की बात करें तो कितने कार्बन है, 2, तो 24, एक कार्बन का 12, 2 का 24, 6 हाइड्रोजन है और
एक ऑक्सीजन का 16, तो यह आ जाएगा हमारा 46। तो दोनों के मोलर मास आ गए और मास गिवन है आपको CH3OH 64 ग्राम है और C2H5OH कितना है आपके पास 46 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? CH3OH का जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। CH3OH का गिवन मास कितना है? 64। मोलर मास कितना है CH3OH का? 32। तो इसके मोल कितने आ गए? 2। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल लें आप? C2H5OH के। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 46 ग्राम। मोलर मास भी कितना है? 46। तो 46 गिवन मास है, 46 मोलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए? 1। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन दोनों का, CH3OH का भी और C2H5OH का भी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और नीचे क्या लेंगे आप? टोटल मोल। तो CH3OH के मोल कितने हैं? 2 और टोटल मोल कितने हैं? 2 और 1 3। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/3। ऐसे ही अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? C2H5OH का, तो जिसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, तो 1 ऊपर और टोटल मोल कितने हैं? 3। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। एक का कितना है? 2/3 और दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना है? 1/3। या तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लें, या हमने CH3OH का कैलकुलेट कर लिया था, तो यदि हम C2H5OH का कैलकुलेट करें तो उसे 1 में से माइनस कर दें। आप इस तरीके से भी ये कैलकुलेशन ना करके C2H5OH के लिए आप क्या करें? 1 में से मोल फ्रैक्शन किसका घटा दें? आप माइनस कर दें CH3OH का। तो क्या जाएगा? 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। तो या तो आप कैलकुलेशन इस टाइप से करें या कैलकुलेशन ऐसे करें। दोनों ही टाइप से मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या आएगा? इक्वल। क्योंकि ये रिलेशन हमने पहले पढ़ चुका है कि अगर 2 कंपोनेंट है, उन दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो ये हमारी सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म थी जो मास रिलेटेड थी। अब बात करते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की जो इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके काफ़ी। तो थर्ड टर्म है हमारी मास रिलेटेड मोलैलिटी। और मोलैलिटी एक ऐसी अकेली कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें अब तक हमने क्या बात करी थी? मोलैलिटी की बात करें अगर हम, मोलैलिटी में हमने बात की थी नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी में बात की थी हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, वरना अब तक हमने सभी में किसकी बात की थी? पर सॉल्यूशन की बात की थी। इसमें किसकी बात करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, उसे क्या बोलेंगे आप? मोलैलिटी। तो थर्ड टर्म है हमारी मास रिलेटेड मोलैलिटी। और मोलैलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी सॉल्वेंट। तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सोल्वेंट। सोल्वेंट की बात हुई है, एकमात्र ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जहां किसकी बात की है हमने? पर केजी सोल्वेंट की। दूसरी बात यह है कि इसे आप डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक, तो फॉर्मूला लिखें आप इसका। मोलैलिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या आएगा इस बार? वेट, वो भी किसका? सोल्वेंट का। किसमें? केजी में। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसकी यूनिट की बात कर ले पहले। एन की यूनिट क्या है? मोल। डब्ल्यू की यूनिट क्या है? केजी। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या हो गई? मोल पर केजी। और आप इस फॉर्मूले को और ओपन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मोलैलिटी इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इनटू में डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू किसमें? केजी में। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये ध्यान रखना कि जो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है वो ग्राम में मिलेगा, आपको उसे किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। तो बात करेंगे मोलैलिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की।
क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी of the solution calculate the molarity of the solution if it was prepared by 36 gram of glucose in 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। 36 ग्राम दिया हुआ है, एक 250 ग्राम दिया हुआ है। तो 36 ग्राम क्या है, आपका सोल्यूट का मास है, और 250 ग्राम ऑफ वाटर है, इसका मतलब ये सोलवेंट का मास है। ठीक है, तो मोलैलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स, और सोलवेंट का मास किस में चाहिए, केजी में। तो सोलवेंट का मास कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम। तो देखें क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है यहाँ, अगर आप इसका सॉल्यूशन करें। मास ऑफ सोलवेंट कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम। इसके अलावा मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका, मास ऑफ सोल्यूट है 36 ग्राम, और सोल्यूट क्या है आपका, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो मोलर मास है, पीछे क्वेश्चन में कैलकुलेट भी करवाया था। अगर आप ग्लूकोज के मोलर मास की बात करें, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। ठीक, ग्लूकोज का मोलर मास भी है, ग्लूकोज का मास भी है, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके को लाएंगे, गिवन मास कितना है 36 ग्राम, मोलर मास कितना है 180, ये कितना जाएगा 1/5, और 1/5 मतलब 0.2। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स मतलब n, और सोलवेंट का वेट किसमें, केजी में। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.2, वेट किस में दिया हुआ है, ग्राम में, 250 ग्राम है। और 250 ग्राम को जब आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ करेंगे यहाँ, या आप क्या करेंगे 0.2 इंटू 1000 को ऊपर ले जाएं और 250, ये 4 बार कैंसिल, क्या जाएगा 0.8। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। ठीक, तो ये थर्ड मास रिलेटेड टर्म थी हमारी, जो मास पे डिपेंड करती है, और मास पे डिपेंड करती है तो टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर आप मोलैलिटी और मोलैरिटी की कंपैरिजन करें, कौन सी बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म होगी, तो मोलैलिटी बेस्ट टर्म मानी जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। अगर कोई सॉल्यूशन मोलैलिटी की टर्म में प्रिपेयर किया गया है और कोई सॉल्यूशन मोलैरिटी की टर्म में प्रिपेयर किया गया है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर कंडीशन से अफेक्ट हो जाती है, जबकि मोलैलिटी पट का टेम्परेचर कंडीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो फोर्थ टर्म है हमारी जो मास रिलेटेड है, और वो है हमारी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, फोर्थ मास रिलेटेड है और लास्ट टर्म है। ठीक है, तो फोर्थ मास रिलेटेड टर्म है हमारी पार्ट्स पर मिलियन, और 1 मिलियन में आते हैं आपके 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ppm। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, क्या क्या फॉर्मूले हम यूज करेंगे, तो अगर यदि आपका सोल्यूट वेट की फॉर्म में दिया हुआ है, यदि तब दूसरा फॉर्मूला होगा, यदि आपका सोल्यूट वॉल्यूम की फॉर्म में है तो वहाँ फॉर्मूला आप अलग यूज करेंगे। ठीक है, तो ppm के 2 फॉर्मूले यूज करेंगे हम। यदि मास की टर्म में दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसके अलावा पहला फॉर्मूला है ये। इसके अलावा मिलियन का मतलब होता है 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये पहला फॉर्मूला है।
दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, अगर वो वॉल्यूम की टर्म में है तो ppm किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या लिखेंगे 10 की पावर 6। तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए अगर हमसे पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन पूछी गई है तो हम ये इन दोनों फॉर्मूले से भी कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं और इनका यूज़ क्या है, कहाँ इनका यूज़ किया जा सकता है।